हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिवर्स में। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत और इसके बारे में हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक भाग दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल शुरू होता है 1206 से और समाप्त होता है 1526 तक। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा उन सभी मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में जो भारत में आए और लूटपाट और आक्रमण करके वापस चले गए। हमने सबसे पहले आक्रमणकारी के बारे में पढ़ा जो था मोहम्मद बिन कासिम, और यह एक अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी था। दोस्तों, इसके बाद हमने पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में जो भारत पर आक्रमण करता है और भारत के सारे मंदिरों को लूटता है जो भी प्रमुख थे। वहाँ से वह सोना और सोने की मूर्तियाँ, चांदी व अन्य जेवरात लूटकर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों हम तीसरे और आखिरी आक्रमणकारी के बारे में भी पढ़ा जो था मोहम्मद गोरी। दोस्तों, हमने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा कि वह भारत पर आक्रमण करता है और उसका विशेष ध्यान भारत को लूटने पर ही था। वह यहाँ पर शासन नहीं करता बल्कि वह वापस अपने राज्य में चला जाता है जिसका या क्षेत्र में चला जाता है जिसका नाम था गजनी, और वह भारत को लूटकर वापस गजनी चला जाता है। अब दोस्तों हम आते हैं आज की वीडियो में जिसमें पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से गुलाम वंश के साथ। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, यह कब से शुरू हुआ और कब इसका अंत होता है, चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है 1206 में और इसका अंत होता है 1290 में। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, यह कहाँ से आया या किस वंश से संबंध रखता था, चलिए मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम। यह इसका प्रिय गुलाम और दामाद भी था। 1205 में जब मोहम्मद गोरी आता है और वापस जा रहा होता है तो यह इसको संरक्षक बनाकर जाता है। यह यहाँ का संरक्षक होता है, इसलिए यह कभी भी सिंहासन का प्रयोग नहीं करता, बल्कि यह यहाँ पर सिर्फ आर्मी चीफ या कमांडर के रूप में रहता है। इसलिए कभी भी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वह सुल्तान कौन था जिसने कभी भी सिंहासन का प्रयोग नहीं किया, तो वह होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने शासन किया 1206 से 1210 तक। दोस्तों, यह एक सिपह सालार या आर्मी चीफ था मोहम्मद गोरी का, जिससे हम कह सकते हैं कि यह यहाँ का प्रत्यक्ष शासक नहीं था बल्कि यह एक गुलाम था। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों, इसने एक ऐतिहासिक महत्व की मीनार यानी कि कुतुब मीनार या इमारत भी कह सकते हैं हम उसको, कि ऐतिहासिक महत्व की इमारत कुतुब मीनार का निर्माण कराया अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और इसका नाम किसके ऊपर रखा गया, इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर रखा गया, और यह नमाज की अजान देने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह इसका सिर्फ आधार का ही निर्माण करवा पाया था। इसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने और अन्य शासकों ने कराया, जो समय पर हम आपको बताते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। इसने ऐसे ही एक परिसर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी दिल्ली में कराया। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाता है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। या आपसे पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा अजमेर में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसने यहाँ का संरक्षक नियुक्त होते ही लाखों रुपए को जनता में बांटा। इसने लाखों रुपए को जनता में बांटा जनता के निर्वाह के लिए, जिससे इतिहास से हमें यह पता लगता है कि यह एक काफ़ी दानी स्वभाव का व्यक्ति था और उदार था। इसलिए जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी। आपसे कई बार यह पूछा जाएगा कि किस
मुस्लिम सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई, और वह इस कारण से क्योंकि उसने लाखों रुपए को जनता में बंटवा दिया था। दोस्तों, इसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई। पोलो को उस समय पर चौगान भी कहा जाता था, और इसे दफनाया गया लाहौर में, जो उस समय इसकी राजधानी भी थी। अभी तक दोस्तों हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और यह जाना कि उसने कैसे शासन किया और कब से लेकर कब तक शासन किया। चलिए अब बढ़ते हैं कि इसके बाद इसके शासन का उत्तराधिकारी कौन बना, और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। दोस्तों, इसे लाहौर में दफना दिया जाता है, जो इसकी राजधानी भी थी, और इसके बाद इसके सिंहासन पर बैठता है आराम शाह। दोस्तों, आराम शाह बैठ तो जाता है, लेकिन यह सिर्फ 8 महीने ही शासन कर पाता है। इसके 8 महीने के शासनकाल में या शासनकाल से हमें यह पता लगता है कि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शासक नहीं बन पाया, क्योंकि उसी समय इसके ऊपर युद्ध का दबाव आ जाता है, और वो युद्ध करता है इल्तुतमिश। यहाँ से सिर्फ आपसे एक ही प्रश्न पूछा जाता है, और यह सिर्फ एक ही बात या तथ्य महत्वपूर्ण है, वो है जूड़ का युद्ध। दोस्तों, जूड़ का युद्ध 1211 में हुआ, और यह हुआ आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। दोस्तों, आराम शाह जो इस समय दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा था, और इल्तुतमिश के बीच में जो यह एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, और इसमें आराम शाह को सिंहासन से हटा दिया जाता है, और इल्तुतमिश सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। यहाँ पर दोस्तों आराम शाह सिर्फ 8 महीने ही शासन कर पाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश कौन था, और यह इतना प्रभावशाली क्यों बना। आइए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो इसके शासन की शुरुआत होती है 1211 से 1236 तक। दोस्तों, यह काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व का सुल्तान रहा, और असल में यह कहा जाता है और प्रश्न भी पूछा जाता है कि गुलाम वंश में या दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। इसने 1211 से शासन की शुरुआत की, और 1236 में इसकी मृत्यु हुई। यह काफ़ी योग्य व प्रभावशाली भी रहा, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दोस्तों, यह सर्वप्रथम अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया। जैसा कि अभी हमने बात की थी अपनी पहली वीडियो में कि मोहम्मद गोरी 1205 में वापस अपने राज्य में वापस होकर जाता है, और जब वह 1205 में गोरी 1 वर्ष के लिए भारत आया, तो रास्ते में खोकर जाटों द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है, और इस हमले में वह बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसमें इल्तुतमिश उसे बचा लेता है। इल्तुतमिश के बचाने से मोहम्मद गोरी इतना खुश होता है कि उसे अपनी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कर देता है। इससे हमें यह पता लगता है कि यह गुलाम वंश का शासक तो था, लेकिन एक गुलाम नहीं था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में और देखते हैं। दोस्तों, इसने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, जो था 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध, और इस युद्ध में इसने यलदौज को हराया। अब यह यलदौज कौन था और कहाँ से आया, तो दोस्तों चलिए बात करते हैं यलदौज के बारे में। दोस्तों, यलदौज भी मोहम्मद गोरी का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गुलाम था। यह गजनी का शासन था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसके प्रिय गुलामों में उसके सिंहासन को और राज्यों को बांटना। उसके इस बंटवारे में उसके प्रिय गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया था हिंदुस्तान का शासन, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। ये तीनों व्यक्ति परस्पर इस संबंध से एक दूसरे से संबंधित थे। तो दोस्तों, तृतीय युद्ध में तराइन के जो 1215 में लड़ा गया, इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यलदौज को हरा दिया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच में हुआ, तो दोस्तों आपका जवाब होगा 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यलदौज को हराया। अब दोस्तों आते हैं अगले तथ्य पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत पर सर्वप्रथम चंगेज़ खान का आक्रमण कब हुआ। दोस्तों, भारत पर
चंगेज़ खान का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ 1221 में। दोस्तों यह उस समय का विश्व का सबसे क्रूर शासक था, जिसका वास्तविक नाम तैमूरजीन था। यह काफ़ी बर्बर और क्रूर था। यह भी माना जाता है कि यह जहाँ से निकलता था वहाँ पर सिर्फ आग होती थी, भूखमरी होती थी और सिर्फ विध्वंस देखने को मिलता था। और जब यह हिंदुस्तान पर आक्रमण, इसका पहला, यह सबसे सर्वप्रथम 1221 में हिंदुस्तान में आया, लेकिन यह उसका आक्रमण नहीं माना जाता, क्योंकि ना तो इसकी सेना आई और ना ही यह आ पाया। इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ के द्वारा इसे हिंदुस्तान की सीमा से परे ही रखा, जिससे इसकी एंट्री या प्रवेश भारत पर नहीं हो पाया। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह है कि भारत को या हिंदुस्तान को टारगेट करने के लिए चंगेज़ खान का आक्रमण या चंगेज़ खान हिंदुस्तान की तरफ कब आया, तो वह हुआ 1221 में। दोस्तों इसने अपने कार्यकाल में जनता के बीच में तांबे और चांदी के सिक्के प्रचलन में लाए या इनका प्रयोग किया। तांबे के सिक्कों को जीतल और चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था, और टका बांग्लादेश की मुद्रा आज भी है। दोस्तों इसने दल चालीसा या तुर्कन ए चहलगानी का निर्माण भी किया। दोस्तों अब यह क्या संस्था थी? दोस्तों ये सिर्फ शासक के की सुरक्षा के और शासक के प्रति या सुल्तान के प्रति ही अपने आप को मजबूत दावेदार मानते थे, और उसकी सुरक्षा के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हमेशा खड़े रहते थे। ये उसके प्रिय 40 गुलाम होते थे, जो उसकी हर बात का कहा मानते थे और हमेशा उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। दोस्तों उस समय पर दल चालीसा किसी भी सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटरों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और पंथ बंधक का भी कार्य करती थी। दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया गया। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और कुतुब मीनार में ही के परिसर में ही इसने अपना मकबरा बनवाया। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हम इसने क्या किया। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा इल्तुतमिश के बारे में, और जिसमें हमने देखा कि इसने क्या क्या चीज़ें प्रचलन में यह लेकर आया और कैसे यह हिंदुस्तान का शासक बना। यह खलीफा द्वारा खुद इस खलीफाओं ने इसे सुल्तान की उपाधि भी दी। अब पढ़ते हैं दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, जो 1236 में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का सुल्तान बना। दोस्तों यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उस समय पर सिंहासन पर बैठ गया। क्योंकि दोस्तों इल्तुतमिश के सभी पुत्र अयोग्य थे, और यह माना जाता है कि इसने अपने सभी पुत्रों को एक अभियान पर भेजा, जो था कालिंजर का अभियान। उस अभियान से साबित होते हैं कि इसके सभी पुत्र अयोग्य थे। इसलिए इल्तुतमिश ने अपने जीते जी यह कहकर गया कि मेरी जो पुत्री होगी रजिया सुल्तान नाम से, वह मेरे सिंहासन को संभालेगी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनता के विरुद्ध रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठ चुका था, और रजिया सुल्तान को यह बात पसंद नहीं आई। इसलिए 1236 में जनता के सहयोग से और दरबार के सहयोग से, राज दरबार के सहयोग से रजिया सुल्तान सिंहासन को अपना लेती है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन से हटा देती है। दोस्तों रजिया सुल्तान भारत में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में शासन करती है 1236 से 1240 तक, 4 साल तक। अब दोस्तों रजिया सुल्तान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इसका शासन रहा 1236 से 1240 तक। यह प्रथम मुस्लिम शासिका थी। एक काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य यह रहेगा दोस्तों, और यह प्रश्न आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो दोस्तों वो रहेगा, उसका उत्तर रहेगा रजिया सुल्तान। दोस्तों उस समय पर गुलाम वंश में शासन करने के लिए 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रहती थी। वो थी उच्च वर्ग, जिसके पास बहुत ही धन होता था। उसके साथ साथ मंत्री होते थे, जो धनवान तो होते थे, लेकिन उनके पास काफ़ी शक्तिशाली पद भी होता था। और दोस्तों सुल्तान के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता था कि वह जनता का चहेता बना रह सके। लेकिन दोस्तों प्रथम मुस्लिम शासिका यानी कि रजिया सुल्तान इन तीनों ही अर्थों में किसी भी तरीके से
विशेष रूप से उच्च वर्ग, मंत्री या जनता के दृष्टि से फिट नहीं बैठती, यानी कि वह इसके उसूलों पर नहीं बैठ पाती और वह अपना अलग से एक प्रेम प्रसंग चलाती है जो होता है निम्न वर्ग के एक व्यक्ति से। दोस्तों, रज़िया का प्रेम प्रसंग चलता है निम्न वर्ग के याकूत खान के साथ, जो कभी पहले इल्तुतमिश के घोड़ों को नहलाता था। यह बात ना तो उच्च वर्ग को पसंद आती है और न ही मंत्रियों को, ना ही जनता को। इसलिए इस बात से नाराज़ वे हमेशा ही रहते हैं और उसके साथ साथ एक मुस्लिम शासिका होते हुए वह जनता के बीच में बार बार खुलेआम मुस्लिम रीति रिवाजों को एक ओर रखकर खुलेआम चलती रहती है और किसी भी तरह के नियम या कायदों का, कानूनों का पालन नहीं करती है, जिससे उच्च वर्ग उसके विरुद्ध हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वह याकूत के साथ अपना प्रेम प्रसंग चलाती है जो इल्तुतमिश के घोड़ों को नहलाता था। वह इसी को एक उच्च पद दे देती है जो होता है आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर एक पद होता था जो संबंधित होता था दीवान ए आखुर नामक विभाग से। इससे इसका उच्च वर्ग मंत्री में और मंत्रियों के बीच में काफ़ी आक्रोश फैल जाता है। जिस तरह से दोस्तों यह शासन कर रही थी तो उस समय इसके क्षेत्रों में विद्रोह होने का भी काफ़ी डर लगा रहता था और इसी तरह एक विद्रोह होता है अल्तुनिया का, जो पंजाब के बठिंडा का इक्तेदार था। दोस्तों, इक्तेदार के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं इक्तेदार क्या होता है। दोस्तों, इक्तेदार होता है वह व्यक्ति या यह वह प्रथा थी इक्तेदारी जो उस समय पर जीते गए क्षेत्रों को वहाँ के प्रभावशाली व्यक्तियों या सैनिकों को दे दिया जाता था, जो वहाँ पर अपना शासन करते थे और विशेष रूप से एक धन या टैक्स या जीती हुई ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ से कुछ अपनी कमाई का अंश शासक को देते थे। अभी मैंने आपको बताया अल्तुनिया पंजाब के बठिंडा का इक्तेदार था और यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। अब रज़िया सुल्तान इसको दबाने के लिए जाती है, लेकिन अल्तुनिया मौत के घाट उतार देता है याकूत को और इसको बंदी बना लेता है। यह इसके सामने कुछ शर्त रखता है कि या तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए या मैं आपको मृत्यु के घाट उतार दूं। अगर आप मुझसे विवाह करती हैं तो हम दोनों मिलकर शासन करेंगे दिल्ली की गद्दी पर। अब दोस्तों, रज़िया सुल्तान भी काफ़ी चतुर थी। वह उससे शादी करती है और बढ़ती है शादी करने के बाद या निकाह और विवाह करने के बाद दिल्ली की तरफ। लेकिन यहाँ पर आकर दोस्तों बहराम शाह द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, अल्तुनिया की और रज़िया सुल्तान की, और वह स्थान था हरियाणा के कैथल में। हरियाणा के कैथल में इसकी मृत्यु होने के कारण इसका मकबरा भी हरियाणा के कैथल में बनवाया गया। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आगे की जानकारी हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। अगर किसी भी तरह से कोई गलती हुई हो तो दोस्तों मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए।